सोनम जिसे अपनी गुरु माता मानती है। एक ऐसी केस स्टडी जहां पर बीवी अपने पति के साथ मंदिर में जाती हुई नजर आती है, खिलखिलाती है, मंगलसूत्र पहना हुआ है, उसने साड़ी पहना हुआ है, लेकिन वही बीवी अपने पति के छोटे छोटे टुकड़े करती है इस उम्मीद में कि इन टुकड़ों को ले जाकर सीधा जंगली कुत्तों के सामने परोस देगी और पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलेगा। एक तस्वीर देखिए जहां पर पति अपनी बीवी के साथ हंसता खेलता पहाड़ी चढ़ रहा है, मंदिर में जाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर उसी पति की एक और तस्वीर देखिए, कंकाल है ये, जहां पर पुलिस को अब तक 2 साल हो चुके इस केस को, अब तक पुलिस को लड़के के कई सारे बॉडी पार्ट्स नहीं मिले हैं। एक ऐसा केस जहां पर बीवी ने लगातार 2 सालों तक, ये जो केस है 3 अप्रैल 2025 में जो पत्नी है वो अरेस्ट हुई है। वो कब कैसे अरेस्ट हुई है? 2 साल के बाद। एक ऐसा केस जिस पर खास तौर पर सोनम जैसी जितनी भी तमाम औरतें हैं इस पर नजर बनाकर रखी हुई थी। लेकिन इस पूरे केस स्टडी में आपको आज बताएंगे कि किस कदर जब एक कोई महिला चाह लेती है कि उसे क्राइम करना है तो बड़े बड़े क्राइम जो शातिर माइंड हैं उन्हें फेल कर कर एक परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश करती है। आज इस डिकोडिंग क्राइम में आप बताएंगे कि किस तरीके से एक बीवी ने अपने पति को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर जंगली कुत्तों के सामने परोस दिया, और पर्दे की पीछे की जो कहानी है वो इतनी अजीब और भयावह है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस कहानी की शुरुआत करें, इस वारदात की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताएं कि ये केस स्टडी बताने के पीछे का मकसद क्या है। दरअसल इस केस स्टडी को समझने के बाद, जानने के बाद आपको पता लगा कि एक क्रिमिनल के दिमाग में चलता क्या है और साथ ही साथ वो किस तरीके से पुलिस को और कोर्ट को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, जो उनकी प्लानिंग होती है वो उनके दिमाग में चलती रहती है। और जैसा इस केस के अंदर हुआ कि पुलिस को 2 साल लग गए, अब भी जो राजस्थान की पुलिस है वो कड़ी मशक्कत कर रही है ताकि इस आरोपी पत्नी को, इस कातिल पत्नी को सज़ा दिलाने में मदद मिले। लेकिन अब तक जो पति के पूरे टुकड़े हैं वो मिल भी नहीं पाए। और ठीक इसी तरीके से सोनम भी कोशिश कर रही है कि वो अपने आप को कोर्ट में किसी भी तरीके से बेगुनाह दिखा दे, या फिर ऐसा दिखा दे कि मुझसे गलती से मर्डर हुआ या गुस्से में आकर मर्डर हो गया, जिससे मेरी सज़ा कम हो जाए और पुलिस के जो सबूत हैं वो धीरे धीरे करके कम पड़ जाए। और ऐसा ही इस केस के अंदर भी हुआ, लेकिन पुलिस अभी भी लगी हुई है और सारे सबूतों को इकट्ठा कर रही है। दरअसल ये जो पूरी वारदात है इसकी शुरुआत से अगर उसके पीछे जाएं तो शुरू होती है साल 2018 से। जयपुर का इलाका था, वहाँ पर एक नितेंद्र राज वाल्मीकि नाम के एक शख्स थे जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं। ये एक कोचिंग सेंटर में टीचर की जो प्रतियोगिता की जाती है, जो टीचर बनने के लिए, सरकारी टीचर बनने के लिए जो कोचिंग ली जाती है उसकी कोचिंग ले रहे थे। और धीरे धीरे जो भी टेस्ट होते थे उन्हें एग्ज़ाम भी निकाल रहे थे, लेकिन इनका पेपर होना बाकी था। अब यहीं पर इनकी मुलाकात होती है ममता मीणा नाम की इस लड़की से। अब ये जो लड़की है ये भी टीचर बनने की ही पढ़ाई कर रही थी, ये भी उसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रही थी और इसका भी सपना था कि ये सरकारी टीचर बन जाए। अब एक ही कोचिंग में पढ़ते हैं, एक ही जगह पढ़ते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, धीरे धीरे दोस्ती होती है, बातचीत होती है और फिर एक समय ऐसा आता है कि इन दोनों की जो बातचीत है वो प्यार में तब्दील हो जाती है। अब नितेंद्र राज वाल्मीकि और ममता मीणा दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं। कई जगह घूमने भी जाते हैं, कई जगह उन्होंने पिक्चर्स भी क्लिक करवाई हैं, फ़ोटो भी खिंचवाते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं। साथ ही साथ कई बार जो ममता मीणा है वो नितेंद्र राज के घर पर भी गई है, जहाँ पर वो रहता था अपनी कोचिंग की पढ़ाई करने के दौरान। लेकिन कई बार जब वो उसके घर जाती तो उसके रहन सहन के और नितेंद्र राज के रहने के तरीके से, उसके बोलचाल के तरीके से उसे शक हुआ कि शायद जो ये लड़का है वो किसी और जाति का है। ममता मीणा जो उससे प्यार कर रही थी वो बाद में ये सोच रही हैं कि वो जो लड़का है शायद किसी और जाति का है। और इन सब चीज़ों के लिए जो ममता है वो कई बार पूछने की कोशिश की कि आखिर तुम अपने पीछे क्या लगाते हो, तुम्हारा पूरा नाम क्या है, तुम मुझे अपने बारे में डिटेल दो। इस पर नितेंद्र राज को शायद डाउट हो गया कि उसकी गर्लफ्रेंड जाति और ऐसी चीज़ों में बिलीव करती है और शायद रिश्ता तोड़ दे, इसलिए नितेंद्र ने भी उसे सच नहीं बताया। अब एग्ज़ाम के दिन पास आ रहे थे तो
ऐसे में एक रोज़ ममता ने उसका आईडी कार्ड अपने हाथ में लिया और नाम पढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद तुरंत जो लड़का था, नितेंद्र था, उसने अपना आईडी कार्ड वापस खींच लिया और साफ तौर पे उस मीणा को मना करने की कोशिश की। अब इस पर लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। उसने बोला कि तुम मुझसे छुपा क्यों रहे हो, तुम जो भी हो तुम एक बार दिखा तो दो। अब इसके बाद जो नितेंद्र है वो टालमटोल करने लगा। उसने बोला मुझे तुम्हारा प्रॉपर आईडी चेक करना है, जो भी तुम्हारा वोटर आईडी, जो भी सरकारी दस्तावेज है, मुझे तुम्हारा चेक करना है। अब वो तुम्हें कैसे ला कर दोगे वो तुम जानो। इस पर नितेंद्र ने ममता मीणा से उस वक्त बात संभाली, क्योंकि वो उससे प्यार करता था। उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि अगर मैं इस बार घर जाऊंगा तो मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाऊंगा। यहाँ तक बात बन गई। ममता समझ गई कि ठीक है, वो मेरी बात मान लेगा और डॉक्यूमेंट्स ले आएगा। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद जब नितेंद्र घर जाता है तो ऐसा वो कुछ नहीं करता, कोई डॉक्यूमेंट लेकर नहीं आता। और इधर ममता को पता लग जाता है कि नितेंद्र का पूरा नाम नितेंद्र राज वाल्मीकि है और वो दूसरी जाति का लड़का है। इसके बाद ममता को गुस्सा आता है, ममता उससे लड़ाई करती है और फिर अपना उसका नंबर भी ब्लॉक कर देती है। लेकिन नितेंद्र जो था वो ममता से बहुत गहरे प्यार में था, बहुत ज़्यादा प्यार में था और इसके लिए लगातार वो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, सोशल मीडिया के ज़रिए, तमाम तरीक़ों से। तो ऐसे में एक दिन ममता गुस्सा होती है और वो अपना फ़ोन बस में छोड़ देती है गुस्से के मारे, ताकि जो नितेंद्र है वो उसे परेशान ना कर पाए। अब इसके बाद दोनों के जो रिलेशन है वो ख़त्म हो जाते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी टूट जाता है क्योंकि नंबर ही चेंज हो गया है। सोशल मीडिया पे भी हर जगह वो उसे ब्लॉक कर देती है। अब इसके बाद नितेंद्र जो है उससे ममता तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं दिखता। अब 2018 की एक कहानी थी, 18 से 19 आता है, 19 से 20 आता है। दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए थे। अब 2020 के आसपास जो लड़की है वो सरकारी टीचर बन जाती है और फिर उसकी एक मुलाकात हो जाती है जयकरण नाम के एक लड़के से, जो वहीं पर एक सरकारी टीचर था। वहाँ पर मुलाकात हुई, दोनों टीचिंग कर रहे थे। अब जो ममता मीणा है उसकी जब जयकरण से मुलाकात होती है, यहाँ पर भी उनकी बातचीत होती है। अब मीणा को जो जयकरण है उससे प्यार हो जाता है, यानी कि ममता का अब दूसरा बॉयफ्रेंड बन जाता है। दोनों की जो क्लासेस थी, जो वहाँ पर वो पढ़ाते थे, जो स्कूल था, दोनों बहुत दूर दूर थे, इसलिए दोनों कमरा लेके अलग अलग रहते थे। लेकिन जब छुट्टी होती और कभी भी समय निकाल कर दोनों ही एक दूसरे से मिलने जाते। अब इसमें हुआ ये कि जयकरण जो था वो भी मीणा था और ममता भी मीणा थी। तो ममता ने बोला कि हम अपने परिवार में बात करेंगे और जल्द ही शादी भी कर लेंगे। और इन दोनों की लाइफ में सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन फिर अचानक से ये जो ममता है, देखिए जब ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है, सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है, तब देखिए किस तरीके से अगर आपका दिमाग ख़राब हो जाए, अगर आपका जो विवेक है वो काम ना करे, तो आप कैसे गलत फैसले ले लेते हैं। जब नितेंद्र से इसका रिश्ता टूट गया, इसकी लाइफ में जयकरण नाम का एक लड़का आ गया, इसने शादी की प्लानिंग भी कर ली। लेकिन उसके बाद ये एक रोज़ 27 अक्टूबर 2023 को जयकरण से मिलने जाती है, इसकी छुट्टी होती है। जब ये उसके रूम पर पहुंचती है, वहाँ दोनों बातें करते हैं और बातों बातों में जो ममता है वो अपने नए बॉयफ्रेंड जयकरण से बताती है कि अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में। वो बताती है कि उसका एक एक्स था जिसका नाम नितेंद्र था। वो पूरी कहानी समझाती है कि उसे डाउट हुआ उसकी जाति पर, फिर चीज़ें बिगड़ी और फिर उसने उसे छोड़ दिया। इसके बाद जयकरण उसे कुछ नहीं पूछता, लेकिन ममता आगे बोलती है कि उस लड़के के पास, यानी कि मेरे पहले बॉयफ्रेंड के पास, मेरी कुछ तस्वीरें हैं, हमारे कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो मेरे हाथ में होने ज़रूरी हैं, वो डिलीट होने ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर कल को हम शादी कर लेते हैं और शादी के बाद मुझे यकीन है कि नितेंद्र जो है वो मुझे बदनाम करने की कोशिश करेगा और हो सकता है वो आने वाले वक्त में हमारे जो वीडियोज़ हैं, जो उस वक्त खींचे गए थे, जो बनाए गए थे, कुछ पिक्चर्स थी, वो वायरल कर दे, जिससे मेरी बदनामी होगी और तुम मेरे साथ जुड़ जाओगे तो तुम्हारी भी बदनामी होगी। अब इस पर नितेंद्र उससे पूछता है कि ठीक है, किया क्या जाए, तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बात करते हैं, वो फोटो डिलीट कर देगा, उसको समझाएंगे। तब ये लड़की जो दिखने में इतनी भोली दिख रही है, वो एक शब्द कहती है, वो बोलती है कि उसे मार दो। ये अपने बॉयफ्रेंड यानी नए बॉयफ्रेंड से कहती है कि इसके एक्स बॉयफ्रेंड को ख़त्म करना होगा, उसके मर्डर के बाद ही सारी चीज़ें सही होंगी और ये इससे शादी करेगी। इस पर जयकरण साफ इनकार करता है, वो बोलता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो किसी भी कत्ल में साथ नहीं देगा, वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। अब सोचिए, जो ममता मीणा है, ये अपने पहले बॉयफ्रेंड के मारने की बात करिए, बोल रही कि उसे मारना पड़ेगा, और दूसरा बॉयफ्रेंड जब मना करता है तो उसे साफ तौर पे कहती है कि अगर तुम बचना चाहते हो रेप केस से तो सीधे तौर पर मेरा साथ दे दो। यानी अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि मैं तुम्हें रेप केस में फंसा दूंगी अगर तुम मेरे साथ नितेंद्र को मारने में मदद नहीं करोगे। अब जब रेप की बात आती है, इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो वो लड़का भी डर जाता है और उसे लगता है कि अगर वो रेप केस में अंदर जाएगा तो लंबा फंस जाएगा और उसकी गर्लफ्रेंड ही उसे इस हालात में पहुंचाने वाली होगी।
और फिर वो सोचता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का साथ दे दिया जाए, बाद में दोनों शादी कर लेंगे और मर्डर के लिए रेडी हो जाते हैं। अब पूरी प्लानिंग के तहत 30 अक्टूबर 2023 को जो ममता है वो जोधपुर रेलवे स्टेशन से एक अनजान आदमी का फ़ोन मांगती है बहाना करके और बोलती है कि भैया मुझे किसी से बात करनी है घर पे, और फिर अपने पहले बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और बोलती है कि मुझसे मिलने के लिए एक जगह का नाम देती है, बोलती है इस जगह पर पहुंच जाओ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। अब इधर देखिए, जो नितेंद्र था पहला बॉयफ्रेंड, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका था, उसकी भी सगाई हो गई थी, एक लड़की से उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन जैसे ही उसे ममता ने बुलाया, उसको फिर से अपनी पुरानी चीज़ें याद आई और वो फ़ौरन ममता से मिलने के लिए आ गया। अब पूरी प्लानिंग के तहत जो ममता है वो उसे एक कमरे पर लेकर जाती है। कमरे पर ले जाने के बाद उसके साथ इतना भयानक काम करती है कि सुनने भर से आपकी रूह कांप जाएगी। ममता कैसे अपने बॉयफ्रेंड को उस जगह पर लेके पहुंची वो आपको बताएंगे, लेकिन जब वो उस कमरे पर लेकर जाती है ये ममता, तो सोचिए ये अपने पहले बॉयफ्रेंड को, यानी जिसको इसने मारने का प्लान बनाया, उसे नींद की गोली देती है। जब वो बेहोश होता है तो उसे जहर दिया जाता है। जहर देने के बाद भी उसका गला दबाया जाता है। सोचिए, ये इतना ज़्यादा कंफर्म कर रही थी एक शख्स की मौत को, इसे पता था कि हो सकता है नींद की गोली दी है, फिर जहर दिया है, जहर से हो सकता है बच जाए, तो गला भी दबा देते हैं। गला दबाने के बाद भी इसे डाउट ना रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए कल को, तो ये बड़े ही आराम से, इत्मीनान से बैठ के अपने पहले बॉयफ्रेंड नितेंद्र के छोटे छोटे टुकड़े करती है। और पहले इसने नींद की गोली दी, फिर जहर दिया, फिर गला दबाया, इसके बाद छोटे टुकड़े करती है और फिर उन्हें आग भी लगाती है। अब किस तरीके से ये मर्डर करती है और कैसे पुलिस के शिकंजे में फंसती है, कैसे ये कातिल पत्नी या यूं कहें कातिल गर्लफ्रेंड पुलिस के अरेस्ट में आती है, और किस तरीके से पुलिस को छकाने की एक कोशिश भी कर रही थी कि करीब करीब 2 साल तक जो पुलिस है वो जानती थी कि कातिल कौन है। कातिल रोज़ स्कूल जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर पा रही थी। तो आखिर किस तरीके से मर्डर प्लान बना था और क्यों इतनी समस्या आई पुलिस को कातिलों को अरेस्ट करने में। देखिए, इस पूरी कहानी में आपने जो ध्यान से सुना समझा होगा कि किस तरीके से जब एक कोई महिला या कोई एक लेडीज़ अगर चाह लें कि किसी को मौत के घाट उतारना है तो परफेक्ट क्राइम करने की जो कोशिश है उसमें ये जो महिला है ये कामयाब भी हो जाती, लेकिन बहुत सारी एक खामियां हुई हैं। सबसे पहले आपको बता दें, जहां पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जिस कमरे में लेके गई, वहां पर ताज़ा जो नया बॉयफ्रेंड था वो टहल रहा था बाहर, इंतजार कर रहा था कि जो लेडी हैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मार सके, छोटे छोटे टुकड़ों में कर सके। क्योंकि इस कहानी में जिस तरीके से मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि पति के टुकड़े किए गए हैं वर्णिता, और मैं अब तक आपको बॉयफ्रेंड कह रहे हैं, क्योंकि जो उसका जो नया नवेला जो बॉयफ्रेंड है उसे भी यही लग रहा था कि बीवी जो, या कहें जो उसकी जो गर्लफ्रेंड है जिसे काट रही है, वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, ना कि पति है। लेकिन जब कहानी में जब ट्विस्ट किस तरीके से आता है, खुद नए नवेले बॉयफ्रेंड को जब पता लगता है कि इन दोनों की शादी हो गई है और इस शादी से बचने के लिए मैडम ये स्वांग और ढोंग रच रही है। ममता अपने दिमागी घोड़े को दौड़ाती है और बहुत सारी परफेक्ट क्राइम की जो प्लानिंग है अब एक एक कर आपके सामने खोलते हैं। दरअसल ममता ने समझ लिया था यूट्यूब की कई सारी वीडियोस को देख करके किस तरीके से पुलिस और जो जांच करने वाली जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं उनसे बचना है, और उसमें सबसे पहली जो कड़ी थी वो फोन के बारे में समझ चुकी थी कि हर कातिल के पास फोन होता है और इसलिए बड़ी आसानी से पुलिस वाले उस तक पहुंच जाते हैं। इसलिए ममता नितेंद्र राज को फोन कर कर, राहगीर जो रास्ते में चलते हैं उन लोगों से फोन लेकर कहती कि मुझे तुमसे मिलना है, तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो आ जाओ, मैं जानती हूं तुम्हारी जिंदगी तुम आगे बढ़ चुके हो, लेकिन एक बार जरूर मिल लेते हैं। नितेंद्र राज जो अपनी माशूका को, अपनी गर्लफ्रेंड को दिमाग से नहीं निकाल पाया, वो पहली बार जो इतने सालों के बाद जब फोन जाता है वो तैयार हो जाता है कि ठीक है मुझे ममता से मिलना है। वो ममता जिसके साथ उसने पढ़ाई लिखाई की, पढ़ाई के वक्त दोनों ने कस्में खाई कि हम शादी करेंगे, और शादी हो भी जाती है। कैसे होती है उस आगे बताएंगे, लेकिन सुनिए इसके बाद क्या होता है। दोनों जो ममता है कहती है कि चलो मिलते हैं, दोनों जोधपुर पहुंचते हैं ट्रेन से। सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, परफेक्ट टाइम की जो चीजें हैं, दोनों अलग अलग ट्रेनों से जोधपुर पहुंचते हैं। इसके बाद ममता नितेंद्र राज को अखिलिया चौराहा एक जगह का नाम है। अब इस चौराहे का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ममता ने बिल्कुल उस आसपास के इलाकों में देख लिया था कि कहां कहां सीसीटीवी फुटेज है और नहीं है। अखिलिया चौराहा एक ऐसा चौराहा था जहां पर सीसीटीवी फुटेज नहीं था, और यहीं पर ममता को मिलना था नितेंद्र राज से। अब जब वो अलग ट्रेन से जोधपुर पहुंचे दोनों,
उसके बाद बस से अखिलिया चौराहा पहुंचे जहां पे सीसीटीवी फुटेज नहीं था। इसके बाद दोनों एक प्राइवेट स्लीपर बस लेते हैं जहां से ढेचू पहुंचते हैं यहां पर। अब याद रखिए पहली बार ये एक ही बस में सवार होते हैं और एक स्लीपर बस थी। इसके बाद ममता अचानक से बातों ही बातों में नितेंद्र राज का फोन लेकर खेलना शुरू कर देती है और बातों में इस तरीके से फंसाती है कि नितेंद्र राज का फोन स्विच ऑफ कर दोनों जो जहां पे बैठे थे वहीं पर छोड़ देती है और मीठी मीठी बातें इस तरीके से कर रही होती है कि नितेंद्र राज को लगता है कि उसे अपना खोया प्यार दोबारा मिल चुका है। अब जब बस से उतरने की बारी आती है तो बड़े ही प्यार से ममता कहती है कि नितेंद्र राज तुम उतरो, मैं पीछे पीछे आती हूं, और उस फोन को अच्छी तरीके से वो छुपा देती है उसी बस के अंदर। इसके बाद ममता उसे अपने बॉयफ्रेंड के घर पर लेकर जाती है और उस बॉयफ्रेंड के घर पर ये जो नया नेवाला जयकरण बॉयफ्रेंड बना था उस कमरे के बाहर टहल रहा था, मानो वो उसका घर ना हो, बस वहीं पर वो रहता हो, और उस घर के बाहर आगे पीछे डोल रहा था। ममता अपने एक्स बॉयफ्रेंड या कहें पति देव को अंदर लेकर जाती है, पूछती कि तुमने बहुत देर से भूखे होके खाना पीना तो खाया नहीं होगा, सब कुछ दिया जाता है, उसे जहर दिया जाता है, उसे गला दबाया जाता है, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में उसे काटा जाता है इस उम्मीद में कि ये किसी भी तरीके से पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए। इसके बाद ये अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है। बॉयफ्रेंड अंदर आके देखता है कि जिस लड़की से वो शादी करने वाला था वो लड़की घर पर बैठकर एक इंसान के छोटे छोटे टुकड़े कर रही है। सोचिए उस जयकरण की हालत क्या ही हुई होगी कि जिससे वो शादी करना है, जिससे उसने अपनी दुल्हन बनाना है, वो दुल्हन तो किसी और को काट रही है। अब तक इसके दिमाग में ये था कि ये इसका एक्स बॉयफ्रेंड है। अब क्योंकि जिसे उसे शादी करनी है उसने क्राइम तो कर दिया है, दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि इस पूरे बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया जाए, और उससे भी सबसे बड़ी चीज कि घर पर जो खूनम खच्चर हो चुका है, पूरे घर में ब्लड ही ब्लड है, उसे साफ कैसे करना है। दोनों इंतजार करते हैं सूरज ढलने का, अंधेरा होने का, ताकि कोई भी इन दोनों को एक साथ ना देख सके। इसके बाद क्या होता है, गूगल मैप की लोकेशन देखिए, ये वो लोकेशन है जहां पर इस बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया था नितेंद्र राज के। इसके बाद इसे लगभग बाइक पर बोरे में रखकर सारे बॉडी पार्ट्स को लेके जाया जाता पॉलिथीन के अंदर, ताकि बोरे के अंदर से भी खून ना टपके। इसके बाद एक पुल के नीचे ले जाकर बोरे को नीचे से डाल दिया जाता है, बॉडी पार्ट्स नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद भी इन्हें डर था कि शायद पुलिस इन तक पहुंच सकती है, ऊपर ही पुल के ऊपर से ये लोग पेट्रोल डालकर उसे जला देते हैं। अब इस इलाके में ले जाने के पीछे जो ममता का जो मकसद था, इन्हें पता था कि आसपास जंगली कुत्तों का एक हुजूम है और यहाँ पर ये जलने के बाद जो चीजें, जो मांस है, ये कुत्ते इसे खा लेंगे। अभी जो सारी चीजें हैं, यहां तक तो इनकी परफेक्ट क्राइम अच्छे तरीके से काम कर रही थी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आता है? कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लड़के के घर वाले खुद तलाशी अभियान करते कि उनका बेटा तो कई दिनों से घर नहीं आया है, पता नहीं कहां पर है, क्या कर रहा है। तो लड़के के पिता जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए इधर उधर भटकते हैं, लेकिन कोई चीजें अता पता नहीं लगती है। इसके बाद लगभग 1.5 महीने हो जाते हैं नितेंद्र राज को गायब हुए। परिवार से लेकर हर कोई ढूंढ ढूंढ कर पागल हो चुका है। जिस लड़की से नितेंद्र राज की शादी होनी थी वो भी पागल हो चुकी है कि अरे जो मेरा फियोंसे है वो कहां पर है, कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। फिर क्या होता है, नितेंद्र राज थक हार कर पुलिस स्टेशन जाते हैं और कहते हैं कि आप गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाइए, हो सकता है कि उसकी एक्स जो गर्लफ्रेंड रही है उसने उसे मौत के घाट उतारा हो। पुलिस को लगता है कि चलो लड़का तो मिल नहीं रहा, कम से कम जो पहली लीड मिली है उसी लीड के सारे इस केस को सुलझाया जाए। उस लड़की को बुलाया जाता है, वो कातिल टीचर जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाती है और छुट्टी के दिन अपने एक्स बॉयफ्रेंड और पति को काटती है छोटे छोटे टुकड़ों में ताकि कुत्तों को खिला सके। इसके बाद जो मैडम है, मैडम को बुलाया जाता है। पहली बार पुलिस स्टेशन में ममता पुलिस वालों के सामने बैठी होती है, उसे लगता है कि कहीं उसका भांडा तो नहीं फूट गया। पुलिस वाले पूछते हैं कि ममता बताओ, क्या तुम में कोई जानकारी है, क्या तुम नितेंद्र राज को जानती हो? तो कहती कि हम कॉलेज के टाइम पे या कोचिंग के टाइम पे हम दोनों साथ में पढ़ाई करते थे, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझसे आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा कुछ कोई लीड मिली है आपको, ऐसे कोई सबूत मिले जो आप मुझे परेशान कर रहे हैं? तो कुल मिलाकर पुलिस पहली बार जब शक के आधार पर ममता को बुलाती है,
पता लगता है कि ममता तो निर्दोष है, ममता के खिलाफ तो कोई सबूत मिल ही नहीं पा रहे हैं। ये जो ममता है बहुत शातिर है और उसने जिस तरीके से इस परफेक्ट क्राइम को जो करने की कोशिश की थी, उस जाल में पुलिस भी फंस चुकी थी। परिवार तो पहले ही फंसा था और फंसने के चक्कर में लड़के ने अपनी जान से हाथ भी धो दिया। अब सुनिए, एक लड़की जब क्राइम करने के बारे में सोचती है तो किस तरीके से वो अपने क्राइम को अंजाम देती है। ये जो लड़की है ममता, इसने 1.5 महीने तक तो सबको छकाया, फिर 1.5 महीने बाद अचानक से एक फ़ोन भी मिलता है। अब इतनी देर में पुलिस को एक और चीज़ें मिलती हैं। पता लगता है कि बॉडी या कहीं हड्डियां मिली हैं, जहां पर जो कुत्ते हैं उसकी जो सिर वाला जो हिस्सा है, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो स्केलेटन है, इस हेड वाले हिस्से को कुत्ते चाट रहे थे, नोच रहे थे। अब पहली बार पुलिस को एक हड्डियां मिलती, कंकाल मिलता है, इंसानी कंकाल मिलता है। पुलिस भी हैरान परेशान। पुलिस उस बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा करती है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सारे बॉडी पार्ट्स मिले भी नहीं हैं, जितने बॉडी पार्ट्स मिले हैं उसे जोड़कर रखा गया है, क्योंकि बीवी ने इतने छोटे छोटे टुकड़ों में उसे काट कर रखा था कि पार्ट्स मिलना तो नामुमकिन। कुत्ते आधे लेके भाग गए, कुछ हिस्से तो आग में जलकर राख बन चुके थे। जितने पार्ट्स मिले उतने पार्ट्स को इकट्ठा किया गया। इधर जो लड़की के पिता थे, जो इतने दिनों से तलाशी अभियान कर रहे थे, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था, वो इस बॉडी को देखकर कहते कि हड्डी को देखकर कहते कि अरे इसकी फॉरेंसिक जांच करवाइए, ये हो ना हो मेरा बेटा ही है। अब एक बाप को पता होता है कि उसका बेटा तड़प रहा होता है, उसकी जो आत्मा इधर उधर घूम रही होती है। बाप को शक था कि जो कंकाल मिला है उसके बेटे का भी है। पुलिस को लगता है कि तो किसी का भी हो सकता है, शायद बाप की जो शक है, चलो उस पर जांच कर ही लेते हैं। फॉरेंसिक करवाया जाता है, डीएनए करवाया जाता है, और जब डीएनए की रिपोर्ट आती है तो पता लगता है नितेंद्र राज के जो पिता हैं ये उन्हीं का बेटा है, और उसकी जो बॉडी है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर फेंका गया है। अब सवाल था कि किसने हत्या की, कैसे हत्या की, कोई सबूत नहीं। कैसे काटा गया कुछ नहीं मिल पा रहा था। पता लगा था कि शायद 1.5-2 महीने पहले कोई हादसा हुआ था। अब जब सारी चीजें को खंगाला जाता है तब तक पुलिस को एक और लीड मिलती है। सोचिए, पुलिस इतने दिनों से ढूंढ रही, कोई चीजें नहीं मिल रही हैं। वही बस, जिस स्लीपर बस में ये ढेचू पहुंचे थे, वहां पर स्लीपर बस में कि जो कंडक्टर को एक फ़ोन मिलता है, उस फ़ोन को, इतना ईमानदार था कंडक्टर, वो पुलिस थाने जाके कहता है कि एक जो कपल आए थे ये उन्हीं का फ़ोन है और आप चाहो तो इसे देख सकते हो। पुलिस कंडक्टर से जब फ़ोन लेती है, उसके फ़ोन को जब निकालती है और जब स्टडी करने की कोशिश करती है, उसमें बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग मिलती है। और उस कॉल रिकॉर्डिंग में क्या चीज़ें लिखी थी, ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे शब्द नहीं बल्कि 7 मिनट 13 सेकेंड का एक ऐसा ऑडियो है। क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट में है तो हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाना ठीक नहीं होगा कि कोर्ट में मैटर है। तो 7 मिनट 13 सेकेंड के ऑडियो में, जिसमें से आवाज़ आती है ममता की, जिसमें वो कहती है कि गोटन तुम आ जाओ और यहाँ पर हम दोनों साथ मिलकर कुछ बातें कर लेंगे। इसके बाद जिस तरीके से ये जो पूरा मामला सब समझ में आता है, ये मैं आपको टाइम बता दूं, लगभग 4 से 6 नवंबर की ये जो बात है, जहां पर ममता इसे नितेंद्र राज को बुला रही है। अब पहली बार वॉइस तो मिल चुका था, क्या ये जो आवाज़ थी ममता की थी? पुलिस को शक था क्योंकि पुलिस उनसे बातचीत कर चुकी थी। तो ममता का वॉइस सैंपल के लिए उसे बुलाया जाता है कि ममता से पूछा जाता है कि अपना वॉइस सैंपल दे दो। ममता मना करती है कि भले मैं क्यों दूं, मैं इस केस से लेना देना ही नहीं है। नितेंद्र राज मेरी कोचिंग का टाइम का फ्रेंड था, आप मुझसे मेरी वॉइस सैंपल क्यों मांग रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई है? उसने साफ तौर पर मना कर दिया। अब ये जो केस था, जिसको इस केस को सॉल्व करने की दिशा में केस सॉल्व होता होता हो ही गया था, उसमें वॉइस सैंपल ना देने की वजह से ये फिर से केस लटक जाता है। लगभग लटकते ये मामला बढ़ते चले जाता है। इसके बाद कहानी फिर से आगे बढ़ती है। पता लगता है कि जो मैडम है, मैडम की सारी कुंडली खंगाली जाती है कि मैडम कब कब कहाँ कहाँ गई थी। अब फोन पुलिस वालों के पास है, एक वॉइस नोट जरूर मिला है, उसमें एक वीडियो भी मिलता है। उस वीडियो में जो आप अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये उसी फोन का ओरिजिनल वीडियो है जहां पे ममता और नितेंद्र राज एक मंदिर में जाते हुए नजर आते हैं। जो ममता है उसके गले में मंगलसूत्र है, जो आप देख भी रहे हैं, साड़ी पहना हुआ है। दोनों एक दूसरे के साथ खुश नजर भी आ रहे हैं और यहां पर ये मनोकामना कर मांगते हैं। 2019 और 20 का ये वीडियो था। अभी तक ये नितेंद्र राज का फोन था, पता लग चुका था। नितेंद्र राज ने, आज भी उसकी सगाई हो चुकी थी, आज भी उसने अपनी पहली गर्लफ्रेंड को, जो उसने बीवी बनाया था, जिसके साथ वो मंदिर गया था, उसकी आज भी वीडियो संभाल कर अपने पास रखी हुई थी, जहां पर ये मनोकामना मांगते हैं कि हमारी जो
जो चीज़ें हैं हम साथ साथ आगे बढ़ें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें, दोनों हम टीचर हैं तो हमारी अच्छी नौकरी लग जाए और दोनों खुश नज़र आ रहे हैं। अब तक ममता जो ये कह रही थी कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूं, मैं सिर्फ दोस्त हूं, इस वीडियो से साफ पता लग चुका था कि दोनों मियाँ बीवी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं। ममता फिर से तीसरी बार शक के दायरे में आती। पहली बार तो उससे पिता के कहने पर आई थी, दूसरी बार वॉइस नोट देने से मना कर दिया था, तीसरी बार अब तो वीडियो के जरिए समझ में आ चुका था कि ममता ही है। ममता को जब बुलाया जाता है तो ममता कहती कि देखिए हमने शादी कर ली थी, लेकिन नितेंद्र राज की, अब किसी क्रिमिनल को बचना हो तो क्या कहानी ना बनाए। उसने कहा कि उसकी जो जाति है वो किसी और जाति का था और इसलिए मैंने उससे शादी तोड़कर मैं उससे भागने लगी, लेकिन मेरा इस हत्याकांड से कोई जुड़ाव नहीं है, मैंने हत्या नहीं की है। एक बार फिर से ये केस मझधार में फंस जाता है। पुलिस को लगता है कि जब जब हम इस केस की जांच करते हैं आखिरी नाम ममता पर आगे ही क्यों टिकता है, ममता के सिवा और कोई क्यों नहीं है। अब ममता 3 बार शक के दायरे में आ चुकी थी, इसलिए ममता टॉप टारगेट पे थी पुलिस वालों के। और इसके बाद कहानी में बदलाव किस तरीके से होता है। अब ममता की सारी कुंडली खंगाली जाती है, पता लगाया जाता है कि नितेंद्र राज के फोन में कब कब कहां कहां से फोन आया था। पता लगता है कि हर बार जो फोन आता था ममता का, वो किसी राहगीर के नंबर से आता था। जो कॉमन मैन जो बाहर घूमते हैं उनसे फोन मांग लिया, फोन कर दिया, फिर फोन करके कट करके आप आगे चले गए। तो कभी भी कोई ऐसा लीड नहीं मिल पा रहा था जिससे केस सुलझ पाए। लेकिन केस सुलझता कैसे है। अब फोन मिलने के बाद ममता जयकरण जिस तरीके से निशाने में आ चुके थे पुलिस के, दोनों के फोन कॉल्स को और जितनी भी उन्होंने कॉल आसपास की थी सारी चीजों को कुंडली निकाली जाती है। ममता इतनी शातिर कि वो अपने स्कूल में जिस रोज हत्या करने के लिए जा रही थी जानबूझकर हाफ डे लेती है, अपने फोन को स्कूल के क्लासरूम की सीट पर छोड़ के जाती है ताकि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करने आए तो पता लगे कि ये तो स्कूल में ही मौजूद थी। लेकिन आगे कहानी बताऊंगा कि क्या कहानी बदलती है। इसके बाद जो जयकरण है ये भी एक तरीके से अपने फोन को उस लोकेशन पे छोड़ता है ताकि वो दिखाने की कोशिश होती है कि मैं तो उस इलाके से बाहर गया ही नहीं जनाब, आपने तो गलत इंसान को पकड़ लिया है, और जानबूझकर एक दूसरे कॉल से रिकॉर्डिंग करते। लेकिन जब ममता की स्कूल रजिस्टर से देखा गया और देखा गया कि ममता तो हाफ डे लेकर छुट्टी चली गई थी, तो ममता का फोन वहां पर क्या कर रहा था। अब जिस तरीके से जो ममता जब भी बातचीत करती तो पुलिस वाले जानबूझकर उसका एक जो ऑडियो था वो रिकॉर्ड कर लेते ताकि सैंपलिंग करने में आसान हो। तो जिस तरीके से ममता ने फोन करके नितेंद्र राज को कहा था कि तुम मुझसे मिलने आओ, उस आवाज की सैंपलिंग करवाई जाती है और जिस आवाज से जब पुलिस वाले बातचीत कर रहे थे क्योंकि उसने मना कर दिया था, उस आवाज का मिलान होता है तो पता लगता है कि ममता ही वो कातिल है। अब ममता की आवाज मिल चुकी थी, अब स्टैब्लिश करने की बारी थी कि किस तरीके से इस केस को सुलझाया जाए। अब जयकरण और ममता को लगभग, ये 2018 की बात है, लगभग 3 अप्रैल 2025 को, सोचिए इन्होंने पुलिस को कितने महीनों तक छकाया, बार बार कॉल रिकॉर्डिंग का मना कर देना, किसी और के फोन से चीजें कर देना, हर बार ममता का वीडियो में आने के बाद भी ये कहना कि मैं तो इसका दोस्ती थी, हमने बातचीत की, प्यार मोहब्बत था, लेकिन मैंने कत्ल नहीं किया। अब बार बार इन सब चीजों के आने के बावजूद भी ये कैसे साबित किया जाए कि ममता ही कातिल है। अब इसके बाद ममता और जो जयकरण है उनको बुलाया जाता है और अच्छी तरीके से जो पुलिसिया खातिरदारी होती है, जिस तरीके से पुलिस पूछताछ करती है, अच्छे तरीके से जो पूछताछ करती है, उसमें ममता से बोला गया कि तुम्हारा भांडा फूट चुका है, हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, जिस तरीके से तुमने जो फोन पर उसे कहा, तो नितेंद्र राज के फोन में एक सबसे बेस्ट जो चीज थी वो थी साउंड रिकॉर्डिंग। जब भी उसे कोई फोन करता उसके फोन में रिकॉर्डिंग हो जाती, वो जिस किसी से भी बातचीत करता, और एक ऐसा सबूत, एक ऐसी चीज जिसकी वजह से तुम्हारी आवाज का मिलान किया गया। तुमने झूठ बोला अपने स्कूल में, उस रोज तुम कहां कहां गई थी, तुम उस अपने बॉयफ्रेंड के घर के बाहर अक्सर घुमा करती थी, और जिस रोज तुमने जब हत्या की उस रोज भी तुमने उस कमरे से बाहर नहीं आई थी क्योंकि उस आसपास पड़ोस के लोगों से उन्होंने बातचीत की। तो पता लगा कि ममता जयकरण अक्सर मिलते हैं, लेकिन उस रोज वो बाहर नहीं आए थे। अब ये हत्या करने के बाद, लाश को जलाने के बाद स्कूल में अगले रोज जाते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, बोलते हैं कि जीवन में क्या अच्छा है क्या नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर ये नहीं पता था कि इन्होंने एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम दे दिया है जिसमें कोई इन तक नहीं पहुंच सकता है। इसके बाद ममता को लगता है कि उसका भांडा फूट चुका है, वो तोते की तरह पूरी कहानी बताती है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वो बॉडी को लेकर आती है, कैसे नितेंद्र राज को यहां तक पहुंचाया जाता है, और सिर्फ इसलिए वो सारी चीजें करती हैं ताकि
उसे जो अपना जो नया बॉयफ्रेंड है जिससे उसे शादी करनी है उस पर कोई भी दाग ना लग सके उसके पुराने जीवन के, जहां पर वो बार बार अपने जीवन में किसी और से शादी कर ली थी, लेकिन उससे गलती ये हुई थी कि उसने किसी और जाति में शादी कर लिया था, और इसलिए इस बात की अगर भनक किसी और को लग जाती तो इससे उसकी बदनामी होती है, और इस बदनामी से बचने के लिए उसने सोचा कि उस बदनामी को ही राख कर दिया जाए, कुत्तों को खिला दिया जाए, ताकि कोई भी उस तक ना पहुंचे। एक ऐसा क्राइम जिस पर अब तक पुलिस वाले जांच कर रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सबूत कि ममता कल को बच ना जाए, और एक ऐसा केस जिसे सुलझाने में लगभग पुलिस को 3 से 4 साल लग गए सबूत जुटाने में, और हर बार ममता उनसे 10 कदम आगे रहती। तो अब तक जितना भी आपने देखा कि सोनम पुलिस वालों से आगे दौड़ रही थी, सोनम की परफेक्ट प्लानिंग थी, तो यहां पर ममता सोनम से तो 100 गुना ज्यादा आगे है। एक ऐसा क्राइम, अगर वो फोन उस कंडक्टर को ना मिला होता तो आज ममता बाहर होती, जो नितेंद्र राज का जो असली कातिल है कभी नहीं पकड़े जाते, और सिर्फ उस कंडक्टर ने जो फोन पकड़ा, स्विच ऑफ वाला फोन जब उसने ऑन किया, तब जाके सारी चीजें खुली। और इसमें भी जो कंडक्टर की जो ईमानदारी थी वो काबिले तारीफ है, जिसने इस पूरे केस की दिशा और निर्देश को बदल दिया, और पुलिस ने उस स्विच ऑफ वाले फोन का एक सिरा पकड़कर इस पूरे केस को सुलझा कर रख दिया है। फिलहाल के लिए पूरा मामला कोर्ट में है, और जिस तरीके से इन्होंने गुनाह कबूल कर लिया है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि अगर कोई इंसान सोच ले कि उसे परफेक्ट क्राइम करना है और कभी भी पुलिस या कानून तक नहीं पहुंच सकता, तो ये सिर्फ उनका भ्रम है, क्योंकि पुलिस और कानून उन तक जरूर पहुंचेगी, भले ही समय लगे, जैसे इस केस में भी समय लगा। और ममता जैसे लोग जो इस केस को पढ़कर उन्हें लगता है कि वो परफेक्ट क्राइम कर देंगे, तो उनके लिए भी नसीहत है कि सोनम भी पकड़ी गई, ममता भी पकड़ी गई, सोनम जल्दी पकड़ी गई, ममता 2 साल बाद 4 साल बाद अभी भी जेल के अंदर बंद है। तो हमारी कोशिश थी कि आपको एक ऐसी केस स्टडी बताएं जिसमें एक इंसान अगर अपनी दिमाग की घोड़े को दौड़ाता है और सोचता है कि मैं परफेक्ट क्राइम करूं, तो उसे भी चोट देने की जरूरत है। तो तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक।